लोगों के उन अधिकारों पर बात करने के लिए जो कि सब लोग जानना चाहते हैं। अगर आप जाकर कोई डार्क नेट पर जाकर अगर आप कुछ बेच रहे हैं, वो भी साइबर क्राइम है। आपका पैसा बैंक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, ये साइबर क्राइम है। रूल को तोड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपसे 2 कदम आगे चल रहे होते हैं। यंग जनरेशन इजी मनी के पीछे जाता है। कई बार बिना नोटिस दिए पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। किसी को जेल में डालने से पहले उसको रास्ते बहुत सारे दिए निकलने के। नोटिस नहीं दिया तो इलीगल अरेस्ट है। ये पुलिस के पास एक स्पेशल पावर है। सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, फिर भी लोग जेल जाते हैं। असत्य से ज्यादा हानिकारक अर्धसत्य होता है। अपराध को होने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है: नॉलेज, इंटेंशन, प्रिपरेशन। ये जरूरी नहीं कि आप चीटिंग नहीं कर सकते। चीटिंग मतलब 420, सबको इतना ही पता है। एक कोई भी पावरफुल इंसान नीचे वाले की हैसियत को नापता है। देखो, पुलिस वाले किसी पर हाथ उठा सकते हैं, किसी पर नहीं, किसी पर भी नहीं। पुलिस वाले कोई आपके पर्सनल दुश्मन थोड़ी है। पुलिस वाले को जब कानून बताते हो ना, दर्द होता है उसे। पुलिस को फिर भी मारने का राइट नहीं है। पहली बात तो पुलिस को जेल में डालने की पावर थोड़ी है। पुलिस कौन है? जेल में डालने की पावर मजिस्ट्रेट साहब को है। अब जिस दिन मैं एफआईआर लॉन्च करवाऊंगा ना, सबके नाम कराऊंगा। सेक्स एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान है। आप किसी की पर्सनैलिटी पर डेंट दे रहे हो और सोच रहे हो आप रोस्ट कर रहे हो उसे, सही आदमी होगा ना, जेल पहुंचा देगा आपको। और ये सजा उम्र कैद तक की जा सकती है। यहीं से वो इंसान अपनी कब्र में कील ठोकना शुरू कर देता है। अच्छा वकील होगा, नॉलेज के साथ आपको निकाल रहा है। पुलिस घुमा घुमा के सवाल पूछती है, तो घुमा घुमा के सवाल पूछती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। तो हम किसी को गलत बोल दें या सही बोल दें, ये शायद डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। तो बरी होने के बाद में कहानी खत्म नहीं होती, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कृष्णा शाह। स्वागत है आप सभी का शाह पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र वर्मा, एक क्रिमिनल लॉयर, जो आज आप सभी को उन सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जिन सवालों का आप उत्तर जानना चाहते हैं। आइए मिलते हैं वीरेंद्र वर्मा जी से। नमस्ते जी। नमस्कार आप सभी का, जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर लोगों के उन अधिकारों पर बात करने के लिए जो कि सब लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ क्रिमिनल मुद्दों पर ही बात करता हूं और मेरा यही टॉपिक है कि मैं आपको बता सकूं कि क्या आपके कानूनी अधिकार हैं, जिनको ना जानने की वजह से एक इंसान बड़ी आसानी से जेल पहुंच जाता है और निकलने में पूरे घर तक बिक जाता है उसका। अच्छा, तो अभी हम आपसे सिर्फ लोगों के अधिकार के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आता है एक साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम क्या होता है? देखिए, साइबर क्राइम को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि साइबर क्राइम तो साइबर है, जो भी ऑनलाइन ठगी आपके साथ हो गई। क्राइम वर्ड जो है ना, क्राइम एक अलग है। अगर आप जाकर कोई डार्क नेट पर जाकर अगर आप कुछ बेच रहे हो, वो भी साइबर क्राइम है। अच्छा। साइबर से ही कोई अपराध हो रहा है तो साइबर क्राइम है। आपका शायद सवाल पूछने का मुद्दा ये है कि लोगों के अकाउंट से जो पैसा उड़ जाता है, पैसा निकल जाता है, शायद आप उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि आप जब भी किसी की बिना परमिशन के, या फिर आप कुछ ऐसा मान लीजिए डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली आपने फ्रॉड तरीके से किसी के अकाउंट से पैसा निकाल लिया बिना उसकी परमिशन से, आपका पैसा बैंक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ये चीटिंग नहीं है, ये साइबर फ्रॉड नहीं है। उसको आपने परमिशन दी है, राइट दिए हैं कि मेरा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। पर जब आपकी बिना परमिशन लिए आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है और आपको उसकी नॉलेज तक नहीं और सामने वाले की इंटेंशन क्लियर है कि आपसे पैसा निकालना है। मैं इंटेंशन वर्ड इसलिए बोल रहा हूं, मान लीजिए आपके अकाउंट में किसी के अकाउंट से 2 लाख रुपए आ गया। आपकी इंटेंशन नहीं थी कि उसके अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में आए, पर फिलहाल आ चुका है। तो ये आपने कोई साइबर क्राइम नहीं किया है, ये गलती से भी आ सकता है। पर इसी पैसे को पड़े रहने देना अकाउंट में महीना, 2 महीना, 3 महीना, बाद में उसको इस्तेमाल कर लेना और किसी को इंफॉर्मेशन भी ना देना, ये बताता है कि आपकी इंटेंशन थोड़ी सी इल हो चुकी है, गलत हो चुकी है। और जब आप किसी के अकाउंट से पैसा उड़ाते हो ओटीपी के माध्यम से, कोई भी जरिया हो सकता है, उसकी बिना परमिशन के, ये साइबर क्राइम है। और आजकल ये पीक पर है। रोजाना, मैं रोजाना बोलता हूं, देश में हजारों अरेस्टिंग होती हैं, एफआईआर भी होती है। तो इस साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? कैसे हम इससे बच सकते हैं? देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी ना, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बहुत एक बड़ा टूल होता है देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का। जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लोगों का दिमाग और ज्यादा ब्रॉड होता चला जाएगा। बचने के तरीके, कितनी सिक्योरिटीज आप लोगे, वो सिक्योरिटीज भी इनफ नहीं है। क्योंकि जो रूल को तोड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपसे 2 कदम आगे चल रहे होते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी आती है, उसका लूप पॉइंट पहले निकल जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कैसे आप बचोगे। ये बचाने के लिए अपने देश का कानून बहुत हद तक काम कर रहा है, लोग भी अवेयर हो रहे हैं, बट उसके बावजूद कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन जो है वो देखती नहीं है ये सब चीज़ों को। यंग जनरेशन इजी मनी के पीछे जाता है। जो इजी मनी का ये जो कंसेप्ट है ना, या इजी मनी जो चाहती है, इसकी वजह से लोग और ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड में घुस जाते हैं। इजी तरीके से मनी, इजी तरीके पैसा कमाना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं अरेस्ट हो गए तो कई साल तक जेल में कट सकते हैं। अच्छा जी, ऐसा भी होता है? डायरेक्ट अरेस्ट भी हो सकता है। कई बार बिना नोटिस दिए पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, पर दोनों ही साइबर फ्रॉड में समझने वाली चीज़ें हैं। अगर हमें जैसे पता ही नहीं कि हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, बाई चांस हमें नहीं पता और हमने गलती से स्पेंड कर दिया उसको कहीं, तो क्या हम उससे किसी तरह बच भी सकते हैं कि हम अपना कोई वो सबूत रख दें कि हमने ऐसा नहीं करा, हमारे से गलती? आपके पास कोई पैसा अकाउंट में आया और आपने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया या आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया, क्लियर मतलब है कि आपकी इंटेंशन है उस पैसे को यूज करने की। अच्छा। आप उस पैसे को यूज कर रहे हैं जो कि चीज आपकी है ही नहीं, तो आपको पहले जाके बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। हो सकता है पैसा किसी तरह से गलत तरीके से पैसा आपके अकाउंट में आ गया और ये मुकदमा आपको भी उसी 120B एक सेक्शन है, या 61(2) बोल सकते हो, नया सेक्शन BNSS का, उसमें आपको लेकर आ जाएगा। कॉमन इंटेंशन भी बोलते हो या फिर प्लानिंग बोल सकते हो आप इसको, उसमें लेकर आ जाएगा। तो आपने जो सेक्शन बताया क्या होता है सेक्शन, ये वाला? देखिए, सेक्शन को जानने के लिए ना पहला पूरे चीटिंग को समझिए, क्योंकि आज की डेट में जो जनता है ना वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। चीटिंग भी एक तरह की नहीं है। चीटिंग पे अगर बोलना शुरू करूं मैं तो लगभग 2-3 घंटे का पॉडकास्ट ये बनेगा। चीटिंग बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, पर छोटे में आप समझिए, जो हम ऑनलाइन फ्रॉड की बात कर रहे हैं उसको समझिए। जामताड़ा आपने सीरीज देखी होगी ना, वो पैसा अकाउंट से निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक इंसान, एक्स नाम का इंसान है, कहीं बैठकर कॉल कर रहा है और पैसे की ठगी कर रहा है, तो उस पर सेक्शन क्या लगेगा पहले आप ये समझिए। सेक्शन नॉर्मल लगेगा 420 IPC। अगर हम नए कानून की बात करें, BNS का सेक्शन 318 का सबसेक्शन 4, ये नया सेक्शन है क्योंकि उसने सिर्फ चीटिंग की है। चीटिंग के साथ साथ यहीं पर एक आता है IT एक्ट, जिसका सेक्शन 66D लग जाता है। तो ये दोनों ही सेक्शन एक ऐसे सेक्शन है जिसकी पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स है। अच्छा जी। आपको ना अपने देश में, अपने देश का कानून इतना ज्यादा लीनियंट है कि किसी को जेल में डालने से पहले उसको रास्ते बहुत सारे दिए निकलने के। उन्हीं में से एक रास्ता आता है जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। 2 जजमेंट्स बताता हूं, हालांकि लोगों को मैंने बहुत बार अपनी वीडियो से पहले बताया है। अरनेश कुमार का एक जजमेंट है और दूसरा जजमेंट है सत्येंद्र अंटिल का। इसमें यह बोलता है कि जो भी कोई ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल तक है, यही एक बहुत बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कई बार नए वकील साहब भी बहुत गलतियां करते हैं और जिसको अरेस्ट कर रही पुलिस वो भी जानता नहीं है कानून के बारे में और पुलिस को भी पूरी बात पता नहीं है, वो सीधा अरेस्ट कर लेते हैं। जबकि 7 साल तक की सजा के मामलों में पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि सीधा जाकर किसी को अरेस्ट कर ले और फिर मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल भेज दें। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी 24 घंटे में पेश करेगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है ये नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं है, ड्यूटी है। ये देखें कि ये जो मामला है अप टू 7 ईयर्स तक का तो नहीं है। अप टू 7 ईयर्स तक का है तो पहले पुलिस वालों से जस्टिफिकेशन मांगेंगे, क्यों अरेस्ट किया भाई इसको। अरेस्ट करने का क्या सॉलिड कोई रीजन आपके पास है? नहीं है कुछ भी, तो वहां से उसको रिलीज किया जाना चाहिए, पर उसको जेल भेज देते हैं। आप कितने ही लोग, अगर हजारों अरेस्टिंग हुई है, मैं सबको बोल रहा हूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप में सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या आप जेल गए थे चीटिंग के मामले में, 420 सेक्शन लगा था IPC का, और जो नया सेक्शन है अपना BNS का 318 सब सेक्शन 4, ये अभी का है। रेड पड़ती है कॉल सेंटर में। आप 3 एग्जाम्पल समझ लो, क्योंकि ऐसे में अगर पुलिस ने उठा के जेल में डाला है तो आपको नोटिस नहीं दिया है। नोटिस नहीं दिया तो इलीगल अरेस्ट है। अगर बिना नोटिस के अरेस्ट कर लिया तो वहां पर जस्टिफाई करना पड़ेगा अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैंने इसलिए बोला था कि टॉपिक बड़ा वास्ट है, मैं पूरा बोलूंगा तो काफी घंटे लगेंगे। शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद किसी का भला हो जाए। बिल्कुल। अब इसको ना 3 तरह से आप 3 एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं 3 एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूं। पहला, मान लीजिए कि एक जगह पर रेड करती है पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। पहली बात तो ये कभी पता नहीं चल सकता, पुलिस बोलती है कि हमारे सूत्रों से इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे मुखबिर खास ने इन्फॉर्मेशन दी कि इस जगह पर कुछ लोग बैठकर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। तो ये जो मुखबिर है ना, ये कभी कोर्ट में आता नहीं है और ना पता चलता है मुखबिर था कौन। अच्छा। ये पुलिस के पास एक स्पेशल पावर है। जैसे कि पुलिस से हम ये नहीं पूछ सकते मुखबिर कौन था, उसको सामने लाओ, उसी तरह से एक वकील से ये नहीं पूछ सकते आपने अपने क्लाइंट को एडवाइस क्या दी। अभी मान लो कोई साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉडस्टर है आदमी जो साइबर फ्रॉड ही करता है, अब वो मेरी वीडियो को देख रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं कि 7 साल तक का मामला 420 में बनता है, तो तुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बिना नोटिस के। तो ये एक पावर मिली है वकील को, जो हमारे कानून ने पावर दी है कि अपने क्लाइंट को वो कोई भी एडवाइस जो कर रहा है उस एडवाइस के हिसाब से उस केस को लड़ेगा। कॉल सेंटर पर रेड करते हैं, जाकर देखते हैं बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं,
अब एक आदमी वहां बैठा हुआ है कैबिन में, मतलब उसका बॉस होगा। पुलिस गई, सबको अरेस्ट कर लिया और जो नंबर्स मिले उन सब पे कॉल भी कर दिया कि भाई यहां पर फ्रॉड हो रहा था, लोग यहां पर ठगी कर रहे थे, आपके साथ ठगी तो नहीं हुई। अब मान लीजिए किसी आदमी को कॉल किया, अभी बात हुई थी कि हम आपको टीवी बेच रहे हैं और टीवी मार्केट में 65,000 का है, हम 50,000 का दे रहे हैं, अभी बात हुई है। एकदम पुलिस आती है, बोलते हैं यहां पर तो फ्रॉड चल रहा था, लोगों के साथ चीटिंग हो रही थी, आपके साथ चीटिंग तो नहीं हुई। तो वो आदमी बोलेगा हाँ मुझे कॉल आया था, शायद ठग रहे थे मेरे को। तो ऐसे में वो उनके गवाह बन जाते हैं। हाँ। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अब सवाल सभी से है मेरा ये कि मान लीजिए एक आदमी बोलता है किसी भी इंसान के पास से 10, 20, 50 फर्जी मार्कशीटें मिली। मैं फर्जी वर्ड यूज कर रहा हूं कि हो सकता है आगे जाके फर्जी बन जाए, पुलिस तो फर्जी बोलती है उसे। उसके बाद फर्जी मार्कशीटें मिली तो पुलिस ने उठाकर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और वो जेल चला गया। अब सवाल यह आता है कि वो सारी मार्कशीटें फर्जी थी, पता कैसे चला? क्या उसकी कोई एफएसएल रिपोर्ट मंगाई? क्या यूनिवर्सिटी से कोई डाटा मंगाया? मेरी जेब में 500 का नोट है, मैं 500 नोट दिखाता हूं, क्या कोई बता सकता है वो असली के नकली है? जब तक क्या उसको टेस्टिफाई नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो कॉल सेंटर में वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, पता कैसे चला? कोई सबूत है आपके पास? सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, फिर भी लोग जेल जाते हैं और लोग जेल में हैं। 41A का नोटिस नहीं मिलता है, जरूरी है नोटिस देना। एक और आपको बात बताता हूं मैं, मान लीजिए कि किसी भी एक्स नाम के बंदे ने आपको 1.5 करोड़ रुपए दिया कि भाई 1.5 करोड़ तू ले ले और तू मेरा बहुत नोन है, मैं तुझसे साल 2 साल बाद ले लूंगा, तू इसको पैसे को यूज कर ले, काम आएगा, अपने बिजनेस में लगा, कुछ बढ़ा के मेरे को दे दियो। या आपने किसी को बोला यार मुझे 20 लाख की जरूरत है, उसने आपको इंटरेस्ट पे दे दिया। या और भी कुछ हो सकता है, वो बोलता है आप पॉडकास्ट बहुत अच्छा कर रहे हो और मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूं तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूं 10-20 लाख रुपए, आप 20-30 लाख रुपए मतलब ले लो मुझसे, 2-3 लाख एक्स्ट्रा करके दे देना। इन तीनों ही सिनेरियो में कहीं पर भी चीटिंग नहीं है। अगर आपने पैसा वापस नहीं दिया तो इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो बोल सकते हो आप, पर आप इसको चीटिंग नहीं बोल सकते। पर अपने देश में बहुत सारी एफआईआर चीटिंग में होती हैं और वहां पर जो चीटिंग होती है तो वकील साहब भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। वो आदमी जाता है, जेल जाता है, सजा काटता है, 2-3-4 महीने बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट क्लियर समझ आता है कि हाई कोर्ट देखते ही कि मामला ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। देखो एक केस की ना मतलब एक कोर्ट में बहुत सारी फाइलें होती हैं, हर केस को डीपली नहीं देखा जाता। ज्यादातर मैं अभी थोड़ी पहले आपको बोल रहा था कि असत्य से ज्यादा हानिकारक अर्धसत्य होता है, आधी नॉलेज का होना। पुलिस जहां अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस अरेस्ट कर रही है, जहां पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए वहां पर छोड़ देते हैं। हर तरह की चीजें होती हैं और ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ये सामने हर चीज है। बस सिर्फ किस लिए है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है। नई नई एज के बच्चे जो केस हमारे पास आते हैं, बहुत सारे केस में देखता हूं, बहुत सारी स्टेट में जाके मैंने केसेस देखे हैं, उम्र कितनी 21-20 साल, 21 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, वो लोग जेल में हैं। क्यों जेल में है? कि उन्होंने चीटिंग नहीं की, मतलब उनका 120 में नाम आना तो हो सकता है कि इन लोगों के साथ में मतलब इन्होंने प्लानिंग करके किसी को ठगा, मान सकता हूं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त मिला, उस दोस्त ने बोला कि यार मैं तो कर्नाटका में रहता हूं, यहां मेरा कोई लिंक ही नहीं है और मुझे पैसे मंगाने, मेरे फादर पैसे डालेंगे, तो आप मुझे अपनी अकाउंट डिटेल दे दो, कुछ पैसे आएंगे तो 2-3-5 हज़ार मैं आपको दे दूंगा। आपकी 2 चीजें हो सकती हैं, पहला ये कि आपको पैसे मिल रहे हैं, दूसरा ये कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। आपने पैसा लिया, अकाउंट में आया, अकाउंट में 2-3 पेमेंट आई, लगभग 3-4-5 लाख रुपए की। आपने बोला इतनी पेमेंट क्यों आ रही है? आपने बोला कि यहां पे जरूरत है ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। उसके बाद वो बंदा गायब, पैसे आपसे वो ले चुका है, वो बंदा गायब। अब कंप्लेंट जब होगी तो वो आपके अकाउंट पे होगी, आपके अकाउंट में कंप्लेंट होगी, पुलिस आपके घर भी पहुंचेगी, जबकि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। वही 41A का नोटिस देना पड़ेगा, 7 साल तक का अपराध है ना, 7 साल तक की पनिशमेंट है इसमें। तो यहां पर पुलिस आपके घर पहुंचेगी, हो सकता है आपको सीधा अरेस्ट भी कर ले, जबकि आपने कुछ किया नहीं है। अपराध को होने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है: नॉलेज, इंटेंशन, प्रिपरेशन। आपको नॉलेज भी नहीं थी कि पैसा ये फ्रॉड का आ रहा है जब पैसा अकाउंट में आया। इंटेंशन आपकी कोई नहीं थी कि ये फर्जीवाड़ा करे और पैसा मेरे अकाउंट में आए। आप उसकी मदद कर रहे थे या पैसे के लालच में आ पाए, पर आपको ये नहीं पता था उसके पीछे पेमेंट आ कैसे रही है। देश का कानून, आपने चीटिंग फॉर्जरी की बात की, इसलिए डिटेल में आपको बता रहा हूं मैं ये बातें कि चीटिंग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई बार ये बातें बोली हैं कि किसी भी इंसान की फ्रॉम द वेरी मतलब फर्स्ट डे या बिल्कुल शुरुआत में जब पहली बात होनी शुरू हुई, अगर उसकी इंटेंशन चीटिंग करने की थी तो ही चीटिंग है, वरना नहीं है। 2 बिजनेसमैन आपस में डीलिंग कर रहे हैं, अब डीलिंग करते करते एक आदमी ने बिजनेस आज शुरू किया और बहुत सारी पेमेंट का लेन देन हो गया,
डेढ़ 2 3 5 साल के बाद में कुछ पेमेंटें फंस गई, पेमेंटें नहीं आ रही है, दूसरा आदमी गया, उसने कंप्लेंट लिखवा दी कि मेरा चीटिंग कर दी, पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो शुरू से काम धंधा करते आ रहे हो आप लोग, ये चीटिंग कैसे हो सकती है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, मानता हूं, ये चीटिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल। पर ये केस फिर भी दर्ज होते हैं चीटिंग में, बहुत सारे केस आते हैं, लोग जेल में पड़े इस केस को लेकर। आप दिल्ली रेस क्लब का एक केस है, 2024 का आप केस है इसके अंदर, उसमें भी इसको बड़ा क्लियर बताया गया है कि आप क्या तो चीटिंग है और क्या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो ये बातें जब भी आप किसी वकील के पास जाते हो, आप पर कोई भी केस कभी भी होता है चीटिंग का, उस केस की एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है। दो ही बातें बार बार बोल रहा हूं, एक फ्रॉड तरीके से पैसा ले लेना और डिसऑनेस्ट तरीके से पैसा ले लेना। पैसा ही नहीं, कोई चीज ले लेना, डायमंड ले लेना, कोई चीज ले लेना, कोई चीज आपने डिलीवर कर दी, कैमरे डिलीवर कर दिए, वो ले लेना। कोई भी चीज अगर दो चीजों में आ रही है ना, तो ही वो चीटिंग है, वरना चीटिंग नहीं बनेगा। वो लोगों को नहीं पता है। कमेटी डालते हैं लोग, कमेटी चलती है ना लोकल में, पैसा डालते, पैसा लेते हैं, लास्ट में उसने पैसा उसको वापस नहीं दिया, हो जाते चीटिंग का केस दर्ज करा देते हैं। चीटिंग कैसे हुई? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो यही एक चीज है कि लोग, नई जनरेशन खामखा फ्रॉड में पड़ जाती है। अकाउंट ही दिया था पर वो आज उस केस का हिस्सा बन जाते हैं। जो असलियत में कर रहे हैं वो तो कहीं और जाके बैठे हैं, बहुत पैसा है उनके पास। जो मोहरे बने ना, जिनके अकाउंट में पैसा आया और वो पैसा वाया वाया होकर कहीं का कहीं पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता। आम आदमी जिसे देखो, जो आदमी क्रिमिनल है ना, उसका ठिकाना नहीं होता है, उसका परमानेंट नंबर नहीं होता है, उसका परमानेंट अकाउंट नहीं होता है। आपके अकाउंट में पैसा आया, परमानेंट अकाउंट है, परमानेंट नंबर है, परमानेंट एक लोकेशन है। अब यहां दोनों बातें काम करती हैं। यह जरूरी नहीं कि आप चीटिंग नहीं कर सकते, कर सकते हो, और यह भी जरूरी नहीं कि आपने चीटिंग की ही होगी। तो जो असली लोग हैं, स्कैमर्स हैं, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। जो नीचे की लेयर्स हैं ना, ये सब उठते हैं, सब जेल जाते हैं, ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागते हैं, पर इनको बेल भी जल्दी से नहीं मिलती। लोग समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या है। राइट मेडिसिन का राइट टाइम पे ना मिलना ही इंसान की मौत का कारण बन जाता है। यही कारण है। तो इतना सब कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? बहुत सारे एक्शंस हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह के, खास करके जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं, बेल मत दो। ये एक्शन ही तो है। देखो, दो तरह के एक्शन है, एक प्यूनिटिव, एक प्रिवेंटेटिव। अच्छा। अब बंदा, मतलब प्यूनिटिव क्या है? किसी इंसान को उठाना, जेल में डालना, बंदी बना लेना, प्यूनिटिव है। पुलिस कर तो रही है काम, उठा के लोगों को जेल डाल तो रही है। अब प्रिवेंटेटिव क्या है? किसी इंसान को बोलना, रुक जा भाई, तो अभी ये काम नहीं कर रहा है, कुछ टाइम के लिए, उसको प्रिवेंट कर देना। अब आप किसी इंसान के दिमाग में, ऐसी कोई मशीन थोड़ी बनी है आज तक जो दिमाग को स्कैन करे, तो सोच क्या रहा है? कोई ऐसी मशीन तो बनी नहीं है अभी तक नहीं। और बन भी जाएगी तो इसको अप्लाई करने में सालों साल बीत जाएंगे, दशक बीत जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होता रहेगा। मतलब कुछ इस तरह से है कि जीभ को दांतों के बीच में ही रहना है, वो कैसे बचेगी उस पर डिपेंड करता है। तो बात सिंपल सी है कि आप अपने आप को पहले जितना ज्यादा हो सके प्रोटेक्ट करो, गलत चीजों में मत पड़ो, किसी को अकाउंट शेयर मत करो। अगर आपको थोड़ी सी, देखो, बिना बात के कोई किसी को पैसा देता नहीं है। सही बात है। मैं तो कोई देखा नहीं आज तक। अगर आपको बिना बात में कोई इंसान पैसा दे रहा है, अकाउंट नंबर ले रहा है, आपका फोन ले रहा है, सिम के मामले बहुत आते हैं कि सिम बेच दी अपनी। ये करते क्या है? इसके कुछ मोडस ऑपरेंडी हैं इनके। वो आपसे मिलेंगे, आपके अकाउंट डिटेल्स ले लेंगे, जो सिम थी वो ले लेंगे, ओटीपी तो उस पर आएगा ना, वो ले लेंगे, अकाउंट का एक्सेस ले लेंगे, आपके एटीएम कार्ड ले लेंगे, कुछ पैसा आपको दे देंगे। लोग सिम बेचते हैं कि भाई सिम मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ भी करो, वो सिम कहां से कहां पहुंचेगी, किसको कॉल होगा, आपको क्या पता? अकाउंट कहां से कहां पहुंचेगा, किसने पैसा डाला, वो क्या पता? तो ये सब चीजें आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे अगर साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हो, वरना जेल के दरवाजे खुले हैं, लोग जा रहे हैं बिना बात। मैं तो उनको देख के ज़्यादा अचंभित होता हूं कि जिन लोगों को पता ही नहीं था, अकाउंट दिया किसी की दोस्ती में। ये यारी दोस्ती बड़ी हानिकारक चीज़ है। ये दोस्ती बना लेना, बचपन से जानते नहीं हो, अनजान आदमी मिल गया, अकाउंट डिटेल दे दी, पैसा अकाउंट में आया, से नोटिस आपके पास पहुंचा, यहाँ से परेशानियाँ शुरू होती हैं, एंड नहीं होती। नोटिस आपके पास आया तो मेरा मानना है फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचो, जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, भागो मत। हर चीज की, जैसे बोलते ना, हर एक मर्ज की दवा पैरासीटामोल, ये नहीं होता। हर केस में बाहर से बाहर बेल लेने के दवा एंटीसिपेटरी बेल, ये भी नहीं होता। बहुत से रेमेडीज हैं। आपको पुलिस ने बुलाया और आपका कोई रोल नहीं है, बेधड़क पुलिस स्टेशन जाओ। पुलिस वाले कोई आपके पर्सनल दुश्मन थोड़ी हैं।
आपने कुछ किया नहीं, जाके बोलो ना। अगर एविडेंस सारे आपके अगेंस्ट हैं, कई बार होता है ऐसा कि एविडेंस सारे आपके अगेंस्ट होते हैं, बट पुलिस को पता होता है आपने कुछ नहीं किया। तो इन सब बातों को सुन के हमें लग रहा है, तो ये एक होता है पॉस्को सेक्शन 6 का, ये क्या होता है? पोस्को नहीं है, वो पॉक्सो है। अच्छा, पॉक्सो होता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012 का एक्ट है, 2019 में अमेंडमेंट आया। देखो पॉक्सो, अभी अगर हम अपने इस आज के पॉडकास्ट को अगर हम इसको नियंत्रित रखें ना, खास करके चीटिंग फॉर्जरी पर, मैंने बोला कि बहुत बड़ा है। बेशक हम पॉडकास्ट के लिए दोबारा से पॉक्सो पर बैठ जाएं, एनडीपीएस पर बैठ जाएं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके ऊपर, रेप के मुद्दे छेड़ दें, मर्डर को, जिसको आप हाफ मर्डर भी लोग बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं उसे, हाफ मर्डर को लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग पॉडकास्ट में एक कंसेप्ट को लेके समझाएं लोगों को, उन तक पूरी बात पहुंचेगी। अधूरा ज्ञान थोड़ा हानिकारक है, तो बेटर है आप जितने भी सवाल आपके दिल में आते हैं ना, चीटिंग फॉर्जरी बहुत बड़ा है दोस्त, मैं बता रहा हूं आपको। अभी तो नॉर्मल चीटिंग फॉर्जरी की बात कर रहे हो, यही चीटिंग अगर किसी इंप्लॉय ने किसी साथ कर दी, मान लो कंपनी है, एक कंपनी बहुत बड़ा ज्वेलर्स का एक शोरूम है, वहां पर एक लड़का काम करता है, मतलब कुछ लड़के काम करते हैं, अब उनको पैसे की जरूरत है, उन्होंने वहीं पर कुछ बिल विल तो कटे, बट गोल्ड वहां से गायब कर दिया, तो क्या उसके ऊपर वो 420 सेक्शन लगेगा? हमने तो फिल्मों में देखा है 420, चीटिंग मतलब 420, सबको इतना ही पता है। तो क्या उस पर ये सेक्शन लगेगा? नहीं, उसका सेक्शन अलग है। अब बात करते, एक बैंकर है, बैंकर ने गलती कर दी, बैंकर ने बहुत लोगों को ठग लिया, या मान लीजिए कंपनी बनी जो पिरामिड स्कीम चलाती है, उसने बहुत सारे लोगों के साथ ठगी कर दी, बहुत पैसा अकाउंट में ले लिया, ये सेक्शन अलग है। अब होता क्या है, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाओ, ईओडब्ल्यू केस चला गया, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग, वहां के गए सेक्शन अलग है, 409 बड़ा कॉमन सेक्शन है जो लगाते हैं उसके अंदर, तो वो सेक्शन अलग है, वो अलग तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए और ऊपर जाओ, आपने ईडी का नाम सुना होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो सुना होगा। अच्छा। तो ये ईडी कैसे काम करती है? पीएमएलए जो है ना, जो एक्ट है ये, इस साथ में ईडी चलता है। ईडी काम कब करता है? जब एक रिपोर्ट बनी, मान लीजिए बहुत बड़ा स्कैम हुआ, 250, 300, 500 करोड़ का स्कैम हुआ और पैसे की लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो वो केस ईडी पहुंच जाते हैं। तो चीटिंग का इतना बड़ा स्कोप है, इवन मैं बोलता हूं एनडीपीएस, आप एनडीपीएस समझो, मैं पॉक्सो पे आता हूं। चलो पहले आपने पॉक्सो का सवाल पूछा था मुझसे। पॉक्सो एक तरह से हम ये मानते हैं कि छोटे बच्चों के साथ कोई भी गलत हरकत की किसी ने, पॉक्सो है। पॉक्सो की सजा क्या है? सजा बोलते हैं 4, 6, 8, 10, 12 ये सेक्शंस हैं। अच्छा, इनमें सजा के प्रावधान है। अभी मैंने बहुत बड़ी बातें बोली कि बिना नोटिस दिए पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, जो गलत है। पॉक्सो में भी है। पॉक्सो में 8, 10, 12 जो सेक्शन है ना, इनकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर से नीचे नीचे ही है। तो ऐसे में भी पुलिस आपको नोटिस देगी। पर पॉक्सो सुनते ही, जैसे आपके लिए पॉक्सो बहुत बड़ी चीज, आप जानते हैं ज्यादा कुछ उसके बारे में, तो इंसान पॉक्सो जैसे में भी क्या पुलिस छोड़ सकती है? छोड़ेगी भाई, कानून तो यही बोलता है। जब केस लड़ता है ना कोई वकील, तो मेजरली 2 चीजें होती हैं, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है मेरिट्स। सच क्या क्या हुआ, फैक्ट को बताना, ये मेरिट्स है सारे। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानून क्या बोलता है? हम बोलते हैं कि भाई इसके अंदर तो मैक्सिमम पनिशमेंट ही 3 ईयर है, और आप मुझे नोटिस भी नहीं दे रहे हो, पूछताछ भी नहीं कर रहे हो, सीधा मुझे अरेस्ट कर लिया। अगर अरेस्ट कर लिया तो अरनेश कुमार के जजमेंट का क्या हुआ, जो बोलता है कि 7 साल तक के मामलों में, सजा के मामलों में नोटिस देना मैंडेटरी है। तो सतेंद्र कुमार अंटिल के जजमेंट का क्या हुआ, जो बोलता है कि 7 साल तक के मामलों में नोटिस देना मैंडेटरी है, आप अरेस्ट नहीं करोगे। तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको मानना नहीं चाहते हो, और या तो फिर आपको उनके बारे में पता नहीं है। मैं आप दोस्त आपको एक बात बताता हूं, जितने एक अच्छा वकील डेली केस कर रहा होता है ना, उतने एक पुलिस वाला जो आईओ बनता है, उसके पास महीने में वो केस आते हैं, और उसके पास भी लिमिट होती है कि किस तरह के केस आएंगे। वकील हर तरह केस लड़ रहा होता है, पॉक्सो, एनडीपीएस, ईडी, ये चीटिंग फॉर्जरी जो अभी आपने बोला, चीटिंग फॉर्जरी एक 7 वर्ड आता है। अब आपको सेक्शन में थोड़ा समझाता हूं, शायद आप समझ पाओ। सेक्शन समझना, 420 7 साल की पनिशमेंट। अच्छा, अब ये चीटिंग के साथ एक वर्ड आया फॉर्जरी। अगर आपने किसी को फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिए, मान लीजिए आप मेरे पास आए कि वीरेंद्र जी आपकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है, और आपने सिर्फ सुना, जबकि प्रॉपर्टी मेरी है नहीं, और आप कह रहे हो कि आपके 5-7-10 करोड़ पैसा आपके पास है, और प्रॉपर्टी बेचने के लिए मैं कहा ठीक है आप कल आना, मैं पेपर पर लेके आऊँगा। मैंने पेपर फर्जी बना दिए, अब आपको दिखाया और आपने पेपर में बिलीव कर लिया, फोटोकॉपी आपने ली चाहे नहीं ली, मैंने आपको दिखाया था, उसका कोई भी एविडेंस आपके पास है। अब ये फॉर्जरी में आ गया। फॉर्जरी में सेक्शन है 467, 467, जिसकी सजा अप टू उम्र कैद, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसकी। तो उम्र कैद का प्रोविजन आते ही नोटिस का प्रोविजन खत्म हो जाएगा।
अच्छा। अब पुलिस आपको नोटिस नहीं देगी, सीधा अरेस्ट करेगी। अब सवाल इसमें भी बात वही है कि चीजें बड़ी लेंथी होती हैं, शॉर्ट में समझाना बड़ा मुश्किल है। आपने सुना होगा कि मर्डर जैसे केस के अंदर भी पुलिस कई बार एक्यूज को नोटिस दे देती है। जो 41 जो सीआरपीसी है और 35 जो बीएनएसएस है, मैं यहां पे स्पेसिफिक सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर जो है ना, जैसे कि आप 35 में 1 2 3 पढ़ते हो, 41 सीआरपीसी में ABCD सब पढ़ते हो, तो ये जो सेक्शन है ना, यहां पर पुलिस की पावर के बारे में बात किया गया है। पुलिस की क्या क्या पावर्स हैं, कहां वो रुकेगी, कहां नोटिस देगी। तो इसमें यह बोला गया है कि पुलिस को लगता है कि इस केस में नोटिस देना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, तो पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी, नोटिस दे देगी। तो मर्डर केस में भी नोटिस दिए जाते हैं, तो फॉर्जरी केस में भी नोटिस दिया जा सकता है। 420, 467, 468, 471, 120B, ये पूरे सेक्शन एक साथ लगाए जाते हैं जब चीटिंग और फॉर्जरी केस होता है। जब सिर्फ चीटिंग का केस बनता है, 420, 66D सेक्शन लगाया जाता है, कई बार 120B लगा हुआ होता है। ये वो सेक्शंस हैं जो पुराने सेक्शंस हैं। अब बात करते हैं नए सेक्शंस की। नई FIR अगर किसी पर लॉन्च हुई है, उसमें 318 का सब सेक्शन 4, 61 का 2 सेक्शन होगा, 66D IT एक्ट बदला नहीं है तो उसके सेक्शन वही होंगे। अब कोई चीटिंग फॉर्जरी दोनों है तो उसमें 318, इसके ना एक्चुअली 1 2 3 4 पार्ट लिखे हुए सारे। अच्छा। तो 318, 336, 338, 61, तो ये सब सेक्शंस लगाए जाते हैं। ये कॉम्बो वही बन गया चीटिंग फॉर्जरी का। नए और पुराने सेक्शंस में मैं सेक्शन में बात इसलिए नहीं करता कि आम जनता है, उसको बस ये चाहिए कि हमें पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं कर सकती। हाँ। उन्हें सेक्शन समझ नहीं आते हैं। जिस पर FIR हुई होगी ना, वो मेरे सेक्शन को समझ गया होगा फटाफट से कि मुझ पर ही सेक्शन लगा हुआ है। तो इसीलिए सेक्शंस में जब हम समझाते हैं, हम एक आम जनता की बात कर रहे हैं कि वो कहां फंसता है, कहां नहीं फंसता। तो सेक्शन में पढ़ाने से अच्छा किताबें पढ़ो, अपने केस के रिलेटेड केस लॉज पढ़ो, तो आपको आसानी समझ आएगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, चीटिंग क्या है, फॉर्जरी क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि हम लोग जो 18 साल से नीचे के होते हैं, अंडर एज, तो वो लोग जेल नहीं जा सकते अगर वो कुछ भी करते हैं, चाहे मर्डर हो या हाफ मर्डर। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि हम 18 से नीचे है, जुवेनाइल जस्टिस है। अच्छा। जो बच्चों के लिए होता है ना, 18 साल से कम जो आपकी एज है, जुवेनाइल जस्टिस इसीलिए बना है। तो उनके लिए भी कोई जेल होता है? बिल्कुल होता है ना, बच्चों का जेल होता है। अच्छा। होता है, अलग से कोर्ट होती है। अच्छा। देखिए है क्या चीज कि अपने देश में, मैं फिर बोल रहा हूं कि देश में जो अपराध होते हैं ना, जितनी ज्यादा पावर पुलिस को है आपको अरेस्ट करने के लिए, उतनी ज्यादा रेमेडीज भी हैं कि आप उससे निकल सकते हो। बट उस निकलने के रास्ते आपको पता होने चाहिए ना। इस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, हो सकता है 4 रास्ते और हो, पर मुझे तो एक ही पता है ना, तो मैं वहीं से निकलूंगा। अब जिसको नॉलेज है वो 4 से निकल सकता है। यही सब कुछ है क्वेश्चन। मतलब कानून क्या बोलता है। जब पुलिस वाला, देखो पुलिस वाले में खास बात होती है, जब पुलिस वाला किसी को भी पकड़ता है, किससे पूछता है ना, मान लो रोक लिया आपको, तो रोकते ये बोलता है नाम क्या है तेरा, या कहां से आया है, क्या करता है, ये क्यों पूछ रहा है। वो आपको भांपता है, वो आपको पहले देखता है कि कितने पानी में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा खुद ही किसी पोजीशन पे, मैंने इसको रोक लिया। आप उसको बोलते हो कि उसने आपको रोक लिया कहीं रास्ते में, कहता यहां से कहां से आ रहा है, क्या करता है, आपने बोला मैं एडवोकेट हूं, कहाँ, उसने बोला इस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो वो आप करके बात करेगा। यहीं पे एक आदमी बोलता क्या करते हो, मैं पूरी फैक्ट्री में काम करता हूं, आप टोन देखना उसका। दोस्त होता क्या है ना, जब मैं सबको एक बात एग्जाम्पल समझाता हूं। अजगर जब किसी को खाने के लिए जब सोचता है ना, तो पहले जब चारों तरफ उसके घूमता है ना, तो उसको जो जानवर होता है उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि ये कुछ नहीं करेगा, जबकि उसका वो साइज नाप रहा होता है कि क्या मैं इसको निकल सकता हूं। हकीकत है ये। अच्छा। पहले साइज नापता है, क्या मैं उसको निकल सकता हूं, और जब वो पूरा उसको शिकंजे में ले लेता है तो उसको निकल जाता है। उसी तरह से एक कोई भी पावरफुल इंसान नीचे वाले की हैसियत को नापता है कि मैं इससे किस तरह से बात कर सकता हूं। पुलिस वाले थाने में अक्सर इस हैसियत को नाप लेते हैं, और इस हैसियत को नापने के बाद आपसे बात की जाती है कैसे बात करनी है। तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज नहीं है, आप ठीकरा किसी और पर फोड़ो, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको अपने देश के कानून के बारे में पता होना चाहिए। आप नहीं जानते हो, गलती आपकी है। अच्छा, तो क्या जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं, या किसी समय भी किसी भी आम जनता को मार सकती है? देखो पुलिस वाले किसी पर हाथ उठा सकते हैं, किसी पर नहीं, किसी पर भी नहीं। अच्छा जी। पुलिस को ऐसे कोई पावर नहीं दी गई कि पुलिस किसी को पकड़ो, मारना पीटना शुरू कर दे। तो पुलिस तो उठा के ले जाती है जेल में कि भाई छोटे मोटे केस में भी उठा के ले जाती है। जब से सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हुआ है ना, तब से हाँ। लोगों को अपना अधिकार पता चल गया है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ,
होता क्या है कि कोई भी इंसान जिसके पास पावर है ना, वो उस पावर का यूज करता है, पावर को एक्सरसाइज कर रहा है बहुत सालों से। अपने देश में ना जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ था, राजा वाला सिस्टम खत्म हुआ ना। तो जब ये खत्म हुआ सिस्टम, तो वो जमींदारी सिस्टम जो था, राजा सिस्टम जो था, उन्हें बड़ी दिक्कत हुई, तकलीफ हुई कि हमारे हाथ से तो ये चीज छूट जाएंगी। कानून वही था पहले, कानून ना, चीजें बदल गई। जब एक इंसान से उसकी पावर को आप छीनते हो ना, उसको दर्द होता है। पुलिस वाले को जब कानून बताते हो ना, दर्द होता है उसे। वो कहता तो अच्छा मुझे बताएगा, वो डायलॉग मैं भूल गया फिल्म का, बोलता है अच्छा हमको सिखा रिया है, वो बोलता है ना। तो उसी की तरह से कुछ है। आप जब पुलिस को कानून समझाते हो तो उसको दुख होता है, दर्द होता है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। समझदार इंसान, अब यही पुलिस में आप ऊंचे दर्जे पे जाओ, मतलब अच्छी पोजीशन जो पुलिस वाला बैठा है, जो अपर रैंक का एक अधिकारी है, उसको बताओ, वो सुनेगा आपकी बात को। क्यों? पढ़ा लिखा, समझदार है, उनको ट्रेनिंग इस बात की दी गई है। एक आदमी को ट्रेनिंग दी गई है लोगों को पकड़ना कैसे, जेल कैसे भेजना है, मारना पीटना कैसे है। एक को ट्रेनिंग दी गई है कि आप लोगों से तहजीब से बात करोगे, आपको पूरा वो एरिया चलाना है। तो ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है, ये बहुत मैटर करती है दोस्त। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, कोई लॉ नहीं है कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि पुलिस हाथ उठा सकती है नहीं, किसी पे, किसी को नहीं मार सकती। तो हम उन पे केस भी तो कर सकते हैं अगर वो हम पे। कर सकते हो, करते हैं लोग, कर सकते हैं लोग, करते हैं। अब मान लो पुलिस ने आपको पकड़ा, आपने कोई बड़ा अपराध कर दिया, पुलिस ने आपको रोका, भाई रुक रुक रुक, और आप सूरज छोड़ा जाते हो, क्यों रुको भाई, तू क्या कर लेगा, ये और वो है, तब भी पुलिस से आपको नहीं मारेगी। पुलिस आपको हाथ पकड़ती है, उल्टा आप हाथ झटकते हो, पुलिस वालों को मार देते हो, तो पुलिस आपको मारेगी, छोड़ेगी थोड़ी। यहां पर क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। पुलिस को फिर भी मारने का राइट नहीं है। आप सुनते हो 3rd डिग्री दी, मैं तो आज भी देखता हूं, देख के हैरान हूं कि कई सारी रील्स देखता हूं, कई सारी वीडियोस में आता है कि एक बंदा कोई पुलिस स्टेशन, पुलिस उसको लेके आ रही है और लंगड़ाता हुआ बंदा बाहर निकल रहा है। अपने देश के कानून में क्लियर है, जैसी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो मेडिकल कराएगी उसका। मेडिकल बोलता है कहीं चोट नहीं लगी उसको, कुछ नहीं है उसके साथ में, पर जब वो निकला पुलिस चौकी से, लंगड़ा के क्यों निकल रहा है वो? कुछ तो हुआ है, हो सकता है कोई चूहा काट गया उसको, ऐसा तो नहीं होता ना, वो कुछ और ही होता है साथ में उसके। पर वहां पर भी वकील साहब की गलती है, उनको देखना चाहिए कि पहले मेडिकल हुआ था, अगर नहीं हुआ था तो गलती आपकी है, आप कानून को नहीं जानते। देखो ऐसा होता है कि जब कभी आपके साथ कोई अपराध हो जाए ना, आपके साथ कोई अपराध हो जाए, जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। आपसे कोई अपराध हो गया, अनजाने में कैसे भी हो गया, जितना जल्दी हो सके वकील साहब के पास पहुंच जाओ। होता क्या है इसमें, वकील आपको वो रेमेडीज बताएगा कि अरेस्ट तो तू हो जाएगा, पर कम से कम तेरे साथ ज्यादती नहीं होगी। कोई भी इंसान पुलिस स्टेशन जाने से नहीं डरता, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो एक्शन होते हैं उससे डरता है। तो उन चीजों को रोकने के लिए आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आपको नहीं पता तो आप कोई वकील साहब को हायर करो। जब आप बीमार पड़ते हो ना, डॉक्टर को हायर करते हो ना, तो जो चीज आपको नहीं पता उसके लिए आपको सामने हायर करना पड़ेगा, ताकि वो आपको उस चीज से निकाल सके। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अगर पुलिस वाले किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं? ऐसा नहीं होता। तो किसी को जेल में भी नहीं डाल सकते बिना किसी नोटिस के? पहली बात तो पुलिस को जेल में डाले पावर थोड़ी है। पुलिस कौन है? पर पुलिस तो मैंने देखा लोगों के चालान भी काटने लग जाती है। दोस्त देखो, ये फोटो अधूरा खींच के सवाल है भेज ना। दिया। देखो, अधूरे सवाल का आंसर पूरा नहीं हो सकता। या तो हम सवाल को पूरा करें कि पुलिस किसी को भी उठाकर जेल में डाल देती है। पुलिस जेल में नहीं डालती। जेल में डालने की पावर मजिस्ट्रेट साहब को है। पुलिस की पावर है किसी इंसान को पकड़ना, अरेस्ट करना, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देना। अब पेश करने के बाद वो मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे कि तूने अपराध किया कि नहीं किया। मैंने बहुत सारे केसों में ऐसे देखा है कि मान लीजिए किसी इंसान ने पैसा ट्रांसफर किया बॉम्बे से, जिसके अकाउंट में ट्रांसफर किया वो रहता है गुजरात में। जो बॉम्बे पैसा ट्रांसफर हुआ वो बेसिकली रहने वाला दिल्ली का था। वो वहां से दिल्ली आया, पुलिस से साठगांठ की, केस दर्ज करा दिया। अब यहां पर होता है ज्यूरिसडिक्शन सामने आता है, क्षेत्र जहां अपराध हुआ एफआईआर वहीं होगी, जहां आप रहते हो वहां नहीं होगी। मैंने ये भी केस देखे हैं कि लोगों ने अपनी पावर का मिसयूज करके एफआईआर कहीं और लॉन्च करा दी और वकील साहब ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं। केस नॉर्मल लेन देन का था, लेन देन था। मान लो कि आपका मेरा लेन देन है, आपने मुझसे कुछ पैसे लिए, आपके अकाउंट डाल दिए। एक दिन इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ी, आपका यूपीआई नहीं चल रहा, आपने बोला मेरी मदर के अकाउंट डाल दो, मैंने उसमें डाल दिए। कुछ दिन बीते, आपको बोला कि यार मेरी वाइफ को कुछ पैसे की जरूरत है, आप उनके अकाउंट में वीजा डाल दो, मैंने उनको डाल दिया। अब आपके भाई ने मैसेज किया कि मेरे भाई की तबीयत खराब है कुछ दिन के, तो मैं आपसे बात करूंगा काम धाम की, आप मुझसे बात करना। अब जिस दिन मैं एफआईआर लॉन्च करवाऊंगा ना, सबके नाम कराऊंगा।
जबकि मेरा लेन देन तो आपसे है। वो दिखाया कैसे कि मुझसे फ्रॉड इसकी मदर ने भी किया, इसकी वाइफ ने भी किया, इसके वाइफ भाई ने भी किया, और वो एफआईआर लॉन्च हो जाएगी और पुलिस एक्टिव हो जाएगी चारों को अरेस्ट करने के लिए। सामने वाले की इंटेंशन को देखा जाता है, उसने एक्शन कैसे किया। पर वही बात, सेम चीज, कानून का पता ना होना और सब लोग फंसते हैं और फंसते चले जाते हैं और चीजें चेन ये बड़ी से बड़ी होती चली जाती है। तो लोगों को कानून के बारे में मतलब अभी अच्छे से ज्ञान नहीं है पूरा कि क्या है। दोस्त, अपने ये जो कानून का समंदर है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा विशाल है। पर मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने देश में हमें जो एजुकेशन मिलती है ना, सेक्स एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान है, बिल्कुल, पर अपने देश के कानून की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये तो सिखाया गया कि मौलिक अधिकार क्या है, पढ़ाया गया क्लास में, हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि मौलिक ड्यूटीज क्या है। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो हैं। बिल्कुल। किसी इंसान का सोशल मीडिया पे आकर किसी को गालियां देना, ये आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू स्पीक बोलते हैं ना। आप स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का आपको अधिकार है, बोल सकते हो, पर तब तक ही यह अधिकार है जब तक सामने वाले को दुख ना हो, सामने वाले की रेपुटेशन हार्म ना हो जाए, सामने वाले का जो अस्तित्व है उस पर कोई दाग ना दे दो। आप किसी की पर्सनैलिटी पर डेंट दे रहे हो और सोच रहे हो आप रोस्ट कर रहे हो उसे, सही आदमी होगा ना, जेल पहुंचा देगा आपको। डिफेमेशन दो होती है, सिविल और क्रिमिनल। सामने वाला इतना बड़ा क्लेम ठोक देगा कि सब बिकवा देगा उसका। तो ऐसे ही किसी को हम ना गाली दे सकते हैं। अब एक आदमी मान लीजिए सजा काट के कोई जेल से आया, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। एक आदमी चीटिंग में गया, वो गया 4.5 महीने बाद वापस आ गया। अब जब मिलता है उसे आदमी, दूसरा आदमी उसको बोलता है हाँ भाई चीटर, हाँ भाई फ्रॉडस्टर, हाँ भाई स्कैमर, इन नामों से उसको बुला रहा है। अपने देश का कानून बोलता है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक मेरा दोष सिद्ध नहीं हुआ, तूने मुझे चीटर कैसे बोल दिया? सही बात है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन थी। बहुत बड़ा धब्बा बताऊं कहां लगता है। एक लड़का लड़की रिलेशन में है, लड़की के साथ में लड़का रिलेशन में है, बीच में फिजिकल दोनों का हुआ, एक वक्त के बाद ब्रेकअप हुआ, लड़की ने जाके एफआईआर लिखवा दी कि मेरा रेप किया। उस बेचारे को उठा के जेल में डाल दिया। 3, 4, 5, 6 महीने बाद उसकी बेल हुई। बेल लेकर आया, लोगों ने उसको रेपिस्ट बोलना शुरू कर दिया। वो समाज में किसी से आंख नहीं मिला पाता, परिवार बात नहीं कर पाता, घर में बहनें हों या कोई भी लेडीज हों तो वो किससे बात नहीं कर पाती, लोगों को जवाब देना पड़ता है। आप रेपिस्ट उसे तब तक रेपिस्ट नहीं बोल सकते जब तक वो केस डिसाइड ना हो जाए, या एक्यूटल होगा या कन्विक्शन होगा, ये आपके मेरे हाथ में तो है नहीं, जज साहब डिसाइड करेंगे। पर पहले ऐसे किसी को वर्ड बोल देना, उसको डिफेम कर रहे हो आप। तो ऐसे नहीं होता। आप सोशल मीडिया पे भी लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए। वो तो लोगों को अपने अधिकार नहीं पता, वरना तो बहुत कुछ हो सकता है। लोग फिर भी अगर कोई लोग जेल चले भी जाते हैं पर वो कुछ टाइम बाद ना निकल जाते हैं, पर उनके पास उनको लंबा समय तो दिया होता है कि ये जेल में रहेंगे, पर वो फिर भी नहीं। निकल देखो, जाते हैं। प्रोसीजर ऐसा है। प्रोसीजर क्या है अपने देश का कि किसी इंसान को जब किसी को उठाते हैं ना, जेल भेजते हैं, तो जेल भेजने से लेकर इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक का एक प्रोविजन है, 60 दिन या 90 दिन। ये भी अधूरी बात है, 60 दिन या 90 दिन। इसी को एनडीपीएस में अगर मैं लेके चला जाता हूं तो वहां पर 6 महीने से 1 साल तक का प्रोविजन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक किसी इंसान को जेल में रखा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। ऐसा ना हो, मान लीजिए कि पॉक्सो एक केस है, पॉक्सो जो आपने पूछा था, फिर बता, पॉक्सो भी टोटल 46 सेक्शन है पूरे पॉक्सो एक्ट में। अच्छा, सब पे बात करेंगे, घंटों लगेंगे बताने के लिए उसमें, पर कुछ आप इस तरह समझिए। सेक्शन 29 बोलता है किसी भी इंसान को जब लाया गया कोर्ट में, उसमें भी ना सेक्शंस लिखे हुए हैं। अपराध क्या है, 3, 5, 7, 9 ऐसे कुछ सेक्शन लिखे हुए हैं। तो जब भी कभी, अब मैंने बोला, पहले बोलता मैं 4, 6, 8, 10, 12, अब मैं बोल रहा हूँ 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे बोल रहा हूँ। नहीं, जो 3, 5, 7, 9, 11 ये जो है ना, इसमें डेफिनेशन लिखी है कब कौन सा अपराध होगा। और जो 4 है, जैसे 3 है, 3 मतलब कुछ अगर बोल्ड अगर मैं बोलना चाहूँ इसके अंदर, एक लड़के लड़के रिलेशन बना, लड़की ने बोला इसने मेरे साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, इसने फिजिकल लड़का मेरे साथ में हुआ, तो ऐसे में 3 में तो डेफिनेशन लिखी है कि कब सेक्शन 4 के तहत उसको सजा दी जाएगी, और 4 में लिखा है सजा कितनी दी जाएगी। 4 ये बोलता है कि ऐसे ऑफेंस में इस इंसान को 10 साल कम से कम सजा दी जाएगी। पर अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो वही सजा कम से कम 20 साल हो जाएगी, और यह सजा उम्र कैद तक की जा सकती है। अब बात क्या होती है, जो सजा का प्रोविजन है ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक लड़की है,
पॉक्सो में 2 महीने में उस लड़के के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। अब हर बंदा ये बोलेगा अब तो बेल मिलेगी भाई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। पॉक्सो में ऐसा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि हर कानून जो बना है उसके हमें फैक्ट्स को समझना होगा। चीटिंग है, बेल हो जाएगी। नॉर्मल मारपीट है, बेल हो जाएगी। सीरियस ऑफेंस में देखना पड़ता है कि मेन गवाह कौन है। अब जब तक उस बच्चे की गवाही कोर्ट में बुलाकर नहीं कराई जाएगी तब तक बेल नहीं होगी। मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा हूं, और बेल हो जाएगी ये भी नहीं बोल रहा हूं। ये डिपेंड करता है केस टू केस। लड़की ने जब बयान दिए, पहले एफआईआर कटी, कंप्लेंट दी होगी, फिर 164 के बयान हुए जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुए, और तीसरे बयान होते हैं कोर्ट में जब सवाल जवाब करते हैं वकील साहब। ये 3 गवाहियां होती हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को समझने के लिए वक्त चाहिए, पर ऐसे में चार्जशीट लगते ही बेल होगी ये अधूरा सत्य है। कई बार अब आप बोलते हो कि सर चार्जशीट का वेट करें, नहीं, आज अरेस्ट किया कल बेल लगाओ ना, मना किसने किया है भाई? एक इंसान बोलता है कि इस इंसान ने आके मुझे गोली मारी, आपने मुझे गोली मारी। मैं बोलता हूं एक डेट कोई भी आप मान लो कि भाई 1 जनवरी 2026 में दोपहर लगभग 2 बजे 2:10 पे इस आदमी ने मुझे गोली मारी जो कि छूते हुए निकल गई। लगेगी तो ही 307 बनेगा, जरूरी नहीं। 109 बोलते हैं नया कानून बीएनएस को। लगेगी तो ही लगेगा 109, ये जरूरी नहीं है। मारने की इंटेंशन, अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं इसको, जो आप हाफ मर्डर बोलते हो। कई जगह आप यूपी में, बिहार में हाफ मर्डर बोल देते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं इसे। अब आप बोलते हो, आप आगे दिखाते हो, सर मैं तो पार्टी करने गोवा गया हुआ था, 31 को 1 को 2 में था ही नहीं दिल्ली में, तो गोली कैसे मारी? तो ये जो प्ली ऑफ एलिबाई है ना, मतलब मैं वहां था ही नहीं। अब लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन होगी तो बेल होगी। अरे इन्वेस्टिगेशन क्यों करवानी जब मैं था ही नहीं वहां पर? तो डिफेंस लो और बेल लो। तो ये सब चीजें अधूरी चीजें हैं कि पहले चार्जशीट लगने दो, चालान आने दो। देखो, जिस इंसान ने उन चीजों को बार बार नहीं किया वो तो ये बातें बोल सकता है कि चार्जशीट आने दो। जिसने बार बार उस पर काम किया है ना, वो नहीं बोलेगा ये बात। हम जैसा वकील कभी नहीं बोलेगा। हम जैसा वकील पहले केस को पढ़ेगा, केस को देखेगा, समझेगा। अब मर्डर जैसे केस में लोगों को बेल लेने के लिए या सजा ना हो, कन्विक्शन ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या बोलते हैं, कई बार आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि दिख रहा होता है कि आपने ही मर्डर किया है, पर सबूत कोई नहीं होता। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? स्टेट पर। वो प्रूव करेगा मैंने मर्डर किया है, ये मेरा काम नहीं है, मैंने मर्डर नहीं किया। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होते हैं, इसकी भी पूरी एक सीरीज होती है, पूरी चेन होती है। ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, सजा नहीं सुना सकते। तो बहुत एक बड़ा एक पूरा सब्जेक्ट है ये। सब्जेक्ट को समझने में वक्त लगता है, चीज़ें समझनी चाहिए, उसके लिए रिसर्च होनी चाहिए। खुद जो हमारा होस्ट है उसकी भी रिसर्च होनी चाहिए, तो हम जवाब भी उस लेवल से दे सकें। पर फिर भी जो कॉमन चीज़ें हैं, खास करके चीटिंग वालों के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई, तो वो अगर उन रेमेडीज़ को लेते हैं तो भी निकल जाएंगे उन चीज़ों से। फिर भी जो भी आपके सवाल है मैं जवाब दूंगा। तो अगर मान लो अगर कोई अपराध करके इस स्टेट को छोड़ के भाग जाए तो उसके साथ क्या होगा? फिर क्या डिसीजन है उसका? देखो, भागना कानून से ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि कानून के पास बहुत सारी रेमेडीज हैं। कानून सजा किस तरह देता है पहले आप ये समझिए। किसी भी इंसान को सजा देने के लिए या तो उसको जेल में डाल देगा या फाइन ठोक देगा उसके ऊपर कि फाइन इतना भरो। लोगों के प्राण ले लेना, मतलब फांसी लगा देना, ये भी होता है एक। और एक तरीका होता है इन चीजों तक पहुंचाने के लिए, वो है उसकी इंसल्ट करना। किसी भी इंसान को ना, मतलब अपने ऊपर कोई बातचीत आ जाए, कोई दो थप्पड़ मार दे, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है इंसल्ट होने से। तो अगर कोई इंसान भाग रहा है, मान लीजिए किसी इंसान ने चीटिंग कर ली, उसका नाम आ गया, अकाउंट मान लीजिए आपका अकाउंट है, मैं आपको एक एग्जांपल दिया, एक्स को मान लीजिए। एक्स एक इंसान है जिसके अकाउंट में लगभग 17 लाख रुपए आए। वही फर्जी अकाउंट ले लिया, किसी ने किराए पे ले लिया और वो पैसा आ गया, पैसा निकल गया, उसको बेचारे को पता भी नहीं, गलती उसकी है भी नहीं, हम उसको लेके चलते, उसने अपराध नहीं किया। अब उसने कुछ नहीं किया, उस इंसान ने, पुलिस का नोटिस आया, देखते ही डर गया, किससे पूछा उसने, किसी नौसिखिए से, क्योंकि आजकल तो क्या है कि लोग सलाह देने वाले बहुत सारे आते हैं ना कि ऐसा कर ले वैसा, पता उन्हें कुछ होता नहीं। वो कहता है फोन वोन बंद कर, घर छोड़ के भाग जा, कुछ दिन गायब रहे, केस ठंडा हो जाएगा। यहीं से वो इंसान अपनी कब्र में कील ठोकना शुरू कर देता है। वो जैसी फरार होगा, पुलिस कंफर्म हो जाएगी कि भाई इस बंदे ने अपराध किया है, इसकी सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसी ने अपराध किया है। अब आपने भागना शुरू किया, भागोगे या तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, जबकि वो सही रास्ता नहीं है। पुलिस ने बुलाया, जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो।
आप भाग रहे हैं, एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं लगा रहे हो, फरार हो गए हो। अब यहां से शुरुआत होती है आपके फंसने की। पुलिस वाला जाएगा सीधा वहां पर, देखो एक प्रोसीडिंग है, 82 प्रोसीडिंग बोलते हैं इसको, एब्सकॉन्डर घोषित करना, जिसको पीओ बोलते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अच्छा। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जब किसी का इशू होता है, 82 की जो घोषणा बोलते हैं वो शुरू होती है, उसका एक प्रोसेस है। इसीलिए जब किसी इंसान पे ऐसी कोई कार्रवाई हो जाए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में समझना बहुत जरूरी है हर उस इंसान के लिए जो पुलिस से डरकर गायब हो गया था, पुलिस से डरकर दाएं बाएं हो गया था, पुलिस डर के भाग गया था जबकि उसने अपराध नहीं किया था। उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अब अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दे तो बेल नहीं ले पाएगा, पर अगर वो सही डायरेक्शन में जाए तो बेल ले सकता है। आपको ऐसे में अगर सब कुछ हो गया, प्रोक्लेमेशन हो गया, 83 की कार्रवाई होती है, कुर्की इशू हो जाना, सुना अगर बचपन से आपने बोलते कुर्की हो गई घर की, है ना, घर को जब्त कर लेती है सरकार। तो इसकी जो प्रोसेस होती है तो उसमें 82 कैंसिलेशन में जाते हैं। फिर हम चैलेंज करते हैं जो प्रोसेस हुआ वो सही से फॉलो ही नहीं हुआ। जैसे पुलिस ने अगर आपके ऊपर 82 कराया तो पहले आपके लिए एक NBW लिया होगा, नॉन बेलेबल वारंट, साथ में ही अरेस्ट वारंट लिया होगा। अरेस्ट वारंट जब तक पुलिस के पास नहीं है तब तक 82 नहीं हो सकता, भगोड़ा करार नहीं हो सकता। अच्छा। तो उसने 82 लिया होगा, कोई एप्लीकेशन दी होगी, कोर्ट में बात रखी होगी। जब 82 ले रहे हैं तो आपको वहां पर एक 30 डेज का टाइम दिया गया होगा कि 30 डेज के अंदर अंदर आ जाओ। पुलिस ने उसी नोटिस को चस्पा करना बोलते हैं, घर के बाहर जाके पोस्टर चिपकाए देते हैं कि आदमी फरार है, कोर्ट के बाहर चिपकाया जाता है, न्यूज़पेपर में इत्यादि दिया जाता है। अगर ये सब कुछ चीजें नहीं हुई है तो 82 चैलेंज ऐसे ही होता है। आप 82 को चैलेंज करोगे तो निकल सकते हो, बट फिर भी चांसेस ज्यादा नहीं है। अच्छा। जिंदगी में ऐसा कभी मुकाम अगर पड़ाव कोई जिंदगी में आ जाए ना, तो एक छोटा सा मैं आपको ना उसमें एक स्टोरी बताता हूं। कहीं पर किसी मतलब रेगिस्तान में, राजस्थान में कहीं पर भी होता क्या है कि कुछ गाय और बैल को बांधा जाता है। तो जब तूफान तेज आता है ना, आंधी भरा तूफान जब आता है, मिट्टी मिट्टी होती है, तो गाय भागना शुरू करती है और भागती रहती हैं, तूफान भी चलता रहता है। और जो बैल होता है ना वो तूफान के अंदर भागता है, वो कहता है जो होगा देखा जाएगा। वो भागता है ना, कुछ ही देर के बाद वो तूफान उसको छोड़कर कहीं और पहुंच जाता है। तो इसी तरह से जब किसी पर कोई केस दर्ज हो जाए ना, तो ऐसे में उसको भागना नहीं चाहिए, उसे इस चीज को फेस करना चाहिए, जल्दी निकल जाओगे। वरना पूरी जिंदगी भागने से अच्छा, मान लीजिए आज आप फरार हो गए और उस मामले की मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल थी। 10 साल तो मैक्सिमम है, कम मिलेगी सजा आपको 7 साल, 6 साल, 5 साल मिल सकती है। और आप भाग गए, परमानेंट जिंदगी भर के लिए भागना शुरू कर दिया। पूरी जिंदगी दुख में काटने से अच्छा है वो 10 साल को पकड़ लो, वो भी ढंग का वकील होगा, 2-4 साल में आपको बाहर ले आएगा। तो पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैं सभी को बोलता हूं, एक छोटे से केस के लिए पूरी जिंदगी के लिए फरार हो जाओ, ये गलत है। फेस करना चाहिए अच्छे वकील के साथ, अच्छा वकील होगा, नॉलेज के साथ आपको निकाल लाएगा। अच्छा, तो हमने बहुत जगह एक वर्ड सुना है, रिमांड। रिमांड क्या है, क्या होता है रिमांड? देखो, रिमांड ना वैसे बहुत तरह का होता है। अच्छा। कि रिमांड अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको पीसी रिमांड दिया या जुडिशियल रिमांड दिया, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा मैंने सुना है दूसरे स्टेट्स में जाकर वो बोलते हैं रिमांड पे भेजा। रिमांड कौन सा रिमांड? अब हम क्या बोलते हैं दिल्ली में जो कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है कि जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी। रिमांड का मतलब पूछताछ है, रिमांड का मतलब मारपीट नहीं है। बचपन से फिल्मों में देखा हमने, जहां भी कुछ सुना यही सुना कि मैं मारना पीटना मतलब रिमांड है, पुलिस रिमांड पे लेगी आपको। ये तो मतलब होता है। पुलिस आपको कस्टडी में लेकर भी, जब मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि 7 दिन की पुलिस कस्टडी दे रहे हैं, इसको पुलिस हिरासत बोलते हैं। इसको रिमांड पे लेकर मारना पीटना, बर्फ पे लिटाना, सिल्ले लिटाना, है ना, उल्टा लटका देना, मारना पीटना, ये सब किसी भी कानून किताब में परमिशेबल नहीं है। ये सिर्फ दिखाया जाता सोशल मीडिया पे। दिखाया नहीं जाता, होता भी था। अच्छा, ये होता भी था पहले। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जजमेंट्स दिए कि ये नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट क्या है? आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी। इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार है, जिंदगी जीने का नहीं, भरपूर जिंदगी जीने का अधिकार है। कोई इंसान आपको थप्पड़ मारता है अगर, तो थप्पड़ मारने का मतलब इंसल्ट कर देना। तुझे किसने पावर दी मुझे मारने की भाई? सही बात है। तो यही जो है ना, रिमांड में भी पावर नहीं मिलती किसी पुलिस वाले को। पुलिस वाले की इंटेलिजेंसी काउंट होती है। वो बिठाते हैं और बोलते हैं, मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों ने फ्रॉड किया, तो एक को कहीं उठाएंगे, एक को यहां बिठाएंगे। बोलेंगे भाई वो वाई बंदा तो बोल रहा है कि भाई टोटल पेमेंट जितनी है तेरे अकाउंट में आई। कहते नहीं सर, मेरे तो कोई अकाउंट ही नहीं था। पर वो तो बोल रहा है, नहीं सर मेरे अकाउंट में उसके अकाउंट पेमेंट आई है पूरी। तो यहां से खुलना शुरू होता है। पर जब तुमने कॉल किया तो धमकी तूने दी थी। कह सर मैंने बात की थी, धमकी उसने दी थी। तो यहां से ना दूसरा आदमी टूटना शुरू होता है। इसको बोलते हैं पुलिस की इंटेलिजेंसी।
पुलिस घुमा घुमा के सवाल पूछती है, तो घुमा घुमा के सवाल पूछती है, एक नहीं बार बार सवाल पूछती है। अभी अब सवाल आता है, एक आपने मूवी देखी, सलमान खान की मूवी थी एक, तो उसमें बोलता है कि सोना नहीं मार देंगे ये लोग, बोलता है ना कि रात को सोने नहीं देते उसको। हाँ। तो रात को सोने ना देना ये भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आपको प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए। इंसान पुलिस की कस्टडी में होगा, पर इसका मतलब ये नहीं उसके जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए, ये मतलब नहीं है किसी चीज का। देखो ऐसा होता है, जब कोई हमारे बहुत सारे मामले ऐसे बड़े बड़े आते हैं, एनआईए के मामले आते हैं, तो उन मामलों में देखा जाता है कि लोग वो टेररिस्ट हैं, वो टूटेंगे ही नहीं ऐसे, उनसे उगलवा नहीं सकते आप। तो वहां पर जो पुलिस एक्शन कर रही है ना, वो भी लीगल नहीं है, पर पुलिस अगर वो ना करे तो पुलवा नहीं पाएगी। तो हर जगह पुलिस ही गलत है ये बोलना पूरी तरह से कथन गलत है। पुलिस ऐसी ड्यूटी करती है कि वो प्यार से बात करे। जो आदमी जा रहा है बाहर, किसी ने चेन छीन ली, उसको रोक के बोल रहा है कि आपने उसकी चेन छीनी थी, ऐसा थोड़ी बोलेगी पुलिस। फिर बाद वो थप्पड़ मारेगी खिंचा के, हाँ भाई चेन छीन भाग रहा है, तब सब बकेगा वो। तो आप जैसे होते हो ना, इंसान को जैसा काम दिया नेचर ने, जैसा काम दिया हमारे देश के कानून ने जिस इंसान को, वो इंसान उस पर्सनैलिटी को निभा रहा होता है। सही मायने में बोले, हम सब के सब जितने भी कलाकार हैं अपने अपने रोल को सही तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पुलिस अपना काम कर रही है, अपराधी अपना काम कर रहा है, वकील अपना काम कर रहा है, जज अपना काम कर रहा है, जल्लाद अपना काम कर रहा है। तो हम किसी को गलत बोल दें या सही बोल दें, ये शायद डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। तो आपने जैसा भी कहा कि किसी को मारना भी अपराध है, कोई किसी के पास राइट नहीं है हमें मारने का, कोई नहीं मार सकता। पर स्कूल में देखा जाता है, स्कूल में टीचरें हाथ उठा देती अब नहीं उठाते, पहले होता था, मैं भी बहुत पढ़ा हूं स्कूल में, टीचर मारते तो वो थे। भी क्या गलत है फिर? वो तो गलत नहीं, अब तो कोई होता भी नहीं है ना, अब नहीं मारता कोई, अच्छा, पहले मारते थे। पर आज भी काफी स्कूलों में से देखो मारते सरकारी तो स्कूल गलत है, देखो मारते गलत है। एक बात समझो आप, किसी भी इंसान की वेलबींग के लिए मारना गलत थोड़ी है। एक फादर अपने बेटे को मारता है, क्या वो उसको जान से मारना चाहता है? नहीं। क्या वो उसको चोट पहुंचाना चाहता है? नहीं, वो उसके सही के लिए मार रहा है। टीचर ने किसी बच्चे को थप्पड़ मारा, वो बहुत शरारती है, नहीं मान रहा, गुस्से में आकर उसने मार दिया, वो गलत है। सही के लिए उसको मारा कि थप्पड़ मारूं, समझेगा अगली बार गलती नहीं करेगा, वो सही है। मैं फिर बोल रहा हूं, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। आजकल तो बड़ा पंगा है ना, एक बच्चे को किसी टीचर ने उसको डम्बेल बोल दिया, उसको बोल दिया कि भाई तू गधा है, कुछ बोल दिया, जाके बच्चे ने घर बोल दिया, उसके मां बाप लड़ने पहुंच जाते हैं। आजकल तो सिस्टम ये है। हम स्कूल में पिटते थे खूब ढंग से, बेहोश हो जाया करते थे, मैंने देखा अपने सामने बच्चों को पिटते हुए, तो भी घर नहीं पहुंचती थी बात। क्यों? वो पहले टीचर क्या करता, पहले जमाने में पहले हमसे बोलता, बेटा जाओ बढ़िया डंडी ढूंढ के लाइयो, आज सबको इनको सूतना है। हाँ। वो डंडी आके पहले हम ही पिटते थे, ऐसा होता था पहले। आपकी एज अभी कम है तो आपने शायद वो जमाना नहीं देखा, हमने वो जमाना देखा है। तो इसीलिए वो जो मारते थे उस वक्त भी, तो वो उस वक्त तो राइट ठीक था। आज के जमाने में राइट ही खत्म हो गया। आज तो बाप अपने बेटे को नहीं मार पाता ढंग से, तो मारना तो है ही नहीं ना कहीं पर भी, आप किसी को मार नहीं सकते। हम सबको सबके फंडामेंटल राइट इक्वल है, जिसका गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। सब बराबर, बोला सब बराबर, कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कुछ नहीं, सब बराबर हैं। कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और आपके साथ कुछ गलत होता है, वकील से मिलो, वकील नहीं है आप जाकर सरकारी वकील से मिलो, कोर्ट जाओ सरकारी वकील में आपको मिलेगा। पर बेहतर है पहले तो वीडियोस देख देख के चीजों को पढ़ पढ़ के जानकर कानून को सीखोगे, कुछ नहीं होगा। तो अब हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं कि जो वो प्रोसीजर होता है जब कोई क्राइम कर देता है, तो पुलिस जेल से लेकर वो जो एंड तक का प्रोसीजर होता है, क्या होता है उसमें पूरे में? देखो वो तो एक पूरा एक ट्रायल हो गया, जिस ट्रायल को पूरा होने में 5, 7, 10 साल लग जाते हैं। क्या उस ट्रायल की पूरे प्रोसेस को कुछ घंटों के एपिसोड बताया जा सकता है? मुश्किल है, बिल्कुल। बट शॉर्ट में बताया था कुछ चरणों के अंदर। एक इंसान के पहले ऊपर कंप्लेंट आती है, पहले कंप्लेंट होती है, हम बोलते हैं कंप्लेनेंट, वो होता है इन्फॉर्मेंट। वो इन्फॉर्मेशन देने आया कि ये हुआ। जैसे ही वो हुई तो वैसे नॉर्मल अपराधों में पहले पुलिस छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, सच भी है झूठ है, फिर वो एफआईआर काटती है। एफआईआर कट के 2 बातें होंगी, पुलिस अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी। दोनों के अंदर अपने अपने कानून की बाउंडेशंस हैं। अरेस्ट कर लिया, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे जेल भेज दूं या पुलिस रिमांड में भेज दूं। पुलिस रिमांड भेजेंगे तो भी उस रिमांड के टाइम के बाद वापस मजिस्ट्रेट साहब पास आएंगे और फिर वो उसको जेल भेजेंगे या वहां छोड़ देंगे, दोनों बात होती है। अब जेल भेज दिया तो जेल के बाद में वो ट्रायल शुरू होता है। अच्छा, पहले वो चार्जशीट बनेगी, जज के पास जाएगी, पहले स्क्रूटनी होती है, पीपी के पास जाती है, वो स्क्रूटनी होगी, वो जज साहब डिसाइड करेंगे केस चलेगा भी कि नहीं, केस में दम है भी कि नहीं, संज्ञान लेंगे,
फिर चार्ज फ्रेम होंगे कि भाई आप उसको बोलते हैं, मान लीजिए एक बंदे को बुलाया, चीटिंग फोर्जरी का मामला है, चीटिंग फोर्जरी पूरा हो गया, अब उसके अंदर एक सेक्शन लिखा हुआ है 323 आईपीसी सेक्शन था कि थप्पड़ मारने वाला, और थप्पड़ मारने की बात पूरी चार्जशीट, पूरी कंप्लेंट, पूरी स्टेटमेंट में है ही नहीं कहीं। तो चार्जेस की स्टेज पर ऐसे सेक्शंस को हटा दिया जाता है, अच्छा, या कुछ सेक्शन को लगा दिया जाता है। जैसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट की बात तो हो रही है हर जगह, बट फॉर्ज डॉक्यूमेंट है ही नहीं रिकॉर्ड पर, या फिर हैं पर वो सेक्शन नहीं है, तो लगाना या हटाना ये चार्ज पर डिसाइड होता है। एक बार चार्ज लग गया, अब ट्रायल शुरू हो जाए, गवाह आएंगे, पहले सारे पुलिस के गवाह आएंगे, फिर सारे उस एक्यूज के गवाह भी बुला सकता है कोर्ट में, एक फाइनल आर्गुमेंट एंड में जाके होती है, आपके बीच में एक स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होती है। किसी भी एक्यूज को पूरे ट्रायल में एक ही बार मौका मिलता है अपनी बातें कोर्ट में रखने का, वो होता है स्टेटमेंट, उसको ऐसे बोलते हो आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। एक ही मौका मिलता है, अपनी बातें बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, अपनी बातें बोलने के बाद में फिर फाइनल आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट जो जजमेंट होता है। अब यहां जो जजमेंट होता है ना, जजमेंट पे जो फाइनल आर्गुमेंट होता है, तो काफी बार पता होता है वकील साहब को कि सजा होगी कि नहीं होगी, मैक्सिमम वकील को पता होता है कि ट्रायल उन्होंने लड़ा है। पर हर बंदा जिसने अपराध किया या अपराध हुआ, हर आदमी चाहता है उन्हें सजा ना हो, हर आदमी चाहता है, वो कौन चाहेगा जेल जाए। सही बात है। पर वकील को पता होता है, जैसे हर बाप को या हर माँ को पता होता है ना, मेरे बेटा कितना लायक है कितना नालायक है, इसलिए पता होता है वकील को भी। तो अपने क्लाइंट को बात ये ना बताए कि दिल ना टूट जाए, बात एक अलग है, पर उसको इनडायरेक्ट वे में बोल रहा होता है। वकील डायरेक्ट नहीं बोलता, इनडायरेक्ट बोल रहा होता है कि हो सकता है तेरे को इतनी सजा होगी, तो तेरे पास ये रेमेडीज हैं। हर वकील, अच्छे वकील के पास या अच्छे डॉक्टर के पास हर बीमारी का और हर एक एक्शन का एक होता है, एक रेमेडी होती है, तो निकाल सकता हूं। बस ये है कि जब एंड में जाते हैं ना, तो कई बार जज सजा बोलती है, वहीं से उसको जेल भेज देते हैं। जैसी जजमेंट हुआ, देखो एक होता है जब बोलते हैं कि सजा हुई कि नहीं हुई, कन्विक्शन हुआ या एक्विटल हुआ, एक ये स्टेज है। फिर इससे जाती है आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस, कि अब सजा कितनी बोलेगी। ये तो हो गया, सजा बोल गई कि मतलब बंदा अपराधी है, पर सजा कितनी बोलेगी, ये एक अलग स्टेज है। तो मान लो किसी को बेल पर छोड़ा हुआ है, पॉक्सो केस है, किसी को जेल में 6 महीने रख के बेल पे छोड़ दिया, अब 4 साल केस चला, बंदा बाहर है। अब जैसे ही वो पहुंचा जजमेंट वाले दिन, अगर उसको सजा सुना रहा है जज, उसी वक्त उसे हिरासत में ले लेंगे और जेल भेज देंगे, और बरी कर रहे हैं तो वहां छोड़ देंगे, बोलेंगे बॉन्ड फर्निश कर दो अपना, आप जा सकते हो। अब बॉन्ड की फर्निश कराया जाता, सवाल यहां आता है, अरे बेल दे तो दी, जब बेल दे तो बॉन्ड फर्निश कराते ना एक, कि बस श्योरिटी दो कि आप आओगे, काउंट मतलब ट्रायल को अटेंड करोगे, सब कुछ। जब सजा किसी इंसान को बरी कर दिया, तो बॉन्ड की जरूरत क्या है? सही बात। बॉन्ड की जरूरत यह है कि अब जिसने केस किया था वो आपकी अपील जाके हाईकोर्ट कर सकता है और आपको दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है। तो बरी होने के बाद में कहानी खत्म नहीं होती, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये बाकी अगले पॉडकास्ट में जब होगा तो बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज बहुत बहुत हमारे यहाँ शुक्रिया, अच्छा podcast में लगा आए। आपसे बात कर। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोग जागरूक हो जाओ कि हमें कैसे स्कैमों से बचना चाहिए, आज हमें बताया है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।